किया था स्टोरी मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भाई जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। बी डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट एरिया वेक्टर यही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, इसमें देखा हम लोगों ने कि 3 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, एरिया का स्ट्रेंथ एंड कॉस थीटा, दैट इज ओरिएंटेशन। तो हम लोगों ने इसके 3 मेथड में देखे भी थे, कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से देखा। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होता है, कभी हमारा एरिया का वैल्यू चेंज होगा और कभी हमारा ओरिएंटेशन चेंज होगा। एसी जनरेटर इसी का एग्जांपल है। एसी जनरेटर में हम लोग कॉइल को घुमाते हैं और जो कॉइल घूमता है उसको आर्मेचर भी बोलते हैं। जो कॉइल रोटेट करता है एसी जनरेटर में शाफ्ट से जो अटैच करते हैं उसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। जो रोटेट करे वो आर्मेचर कॉइल है। फिर हम लोगों ने फैराडे के 2 लॉ देखे थे भाई। फर्स्ट लॉ तो ये था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ फ्लक्स अपोजिशन होगा, चेंज इन फ्लक्स को अपोज होगा और वो अपोजिशन अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलें या इंड्यूस्ड करंट बोलें, एंड इट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज अकर्स। जितने टाइम इंटरवल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उतने टाइम इंटरवल तक उस लूप में या कॉइल में या सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्या था, तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारा वैल्यू रखेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो कितना रखेंगे भाई, तो वो बताया उन्होंने कि वो रखेंगे हम लोग d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। और एक माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन बताता है कि अपोजिंग टेंडेंसी है। तो ये फैराडे का सेकेंड लॉ था जिसमें नेगेटिव साइन वाज एक्सप्लेन्ड बाई लेंज लॉ। तो लेंज साहब ने बताया था कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट से जो इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा, इंड्यूस्ड करंट से जो इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा वो हमें अपोज करना होगा। अपोजेज ओरिजिनल फील्ड। ओरिजिनल फील्ड को अपोज करके क्या करेगा भाई, तो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करके फ्लक्स को वीक करना, ये इसको वीक करना चाहेगा ओरिजिनल को, और फ्लक्स हमारा डिक्रीज करेगा। मतलब यह है कि एक्सटर्नली ड्यू टू दिस और दिस और दिस, तीनों में से किसी भी रीजन से अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है विद टाइम तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि फ्लक्स इंक्रीमेंट हो रहा है तो फ्लक्स को डिक्रीज कराना चाहेगा। कैसे डिक्रीज कराएगा, तो इंड्यूस्ड करंट ही तो पास करा सकता है, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा और वो करंट से जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगा वो अपोज करेगा ओरिजिनल फील्ड को, तभी तो वीक कर पाएगा और फ्लक्स का डिक्रीमेंट करा पाएगा। सिमिलरली अगर फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो इसका मतलब इंड्यूस्ड फील्ड क्या करेगा भाई, तो इंड्यूस्ड फील्ड सपोर्ट करेगा किसको भाई, ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा सपोर्ट, ताकि ओरिजिनल फील्ड और स्ट्रांग हो जाए और फ्लक्स हमारा और बढ़ पाए और इंक्रीमेंट हो पाए। सो डिक्रीज होगा फ्लक्स तो भी अपोज करने हैं, तो इंड्यूस वाला इंक्रीज कराना चाहेगा फ्लक्स को बाय प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाय प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे चलेगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ से, और उससे हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये लेंज लॉ में देखा था हम लोगों ने, कुछ एग्जाम्पल भी देखा था। साथ में थर्ड मेथड जो था ओरिएंटेशन चेंज करके, वही एसी जनरेटर का जनरल प्रिंसिपल हम लोगों ने समझा भाई कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो एसी जनरेटर में एक आर्मेचर कॉइल रोटेट करता रहता है और मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है और उससे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होता था वो एन लूप है, अगर बी फील्ड में रोटेट कर रहा हो, ए एरिया ऑफ लूप हो, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, किसी टाइम पे थीटा जो है वो ओमेगा टी है, तो ये एन बी ए कॉस ओमेगा टी फ्लक्स होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि माइनस ऑफ d∅dt था, माइनस ऑफ d∅dt था, वो क्या मिला भाई, तो एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी मिला। और इसी से हमारा इंड्यूस करंट एंड आगे बढ़ेगा। तो यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और इसी का हम लोग यूज़ करेंगे, किसी रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दें तो वो अल्टरनेटिंग करंट बना देगा। तो ये तो हम लोगों का चैप्टर 7 में, इसका और डिटेल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो एसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल देखा, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर वी
सप्लाई सम मैकेनिकल एनर्जी थ्रू साफ्ट हम लोग रोटेट कराने में जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन द आर्मेचर कॉइल ऑफ द AC generator will rotate in the magnetic field and consequently orientation of the coil will change with time, and at any time the orientation will make an angle omega t, और इसके बेसिस पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, और उससे हमें बना इंड्यूस्ड EMF एंड हैंस इंड्यूस करंट। स्लिप रिंग और ब्रश अरेंजमेंट से इस वोल्टेज को हम लोग कलेक्ट करते हैं और आगे हम लोग ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर प्लांट पे यही यूज होता है, किसी भी पावर प्लांट पे, चाहे वो NTPC हो या NHPC हो या कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हर जगह काम यही होता है। फिर आज हम लोगों को जो देखना, ये तो अब तक हम लोगों ने देखा, यहीं तक देखा था, बोलो भाई, लास्ट क्लास तक यहाँ तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे एडी करंट, आज देखेंगे हम लोग चार्ज फ्लो ड्यूरिंग फ्लक्स चेंज में कितना चार्ज फ्लो होता है, और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो हम लोगों ने सुन रखा है कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, तो थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, इसको भी ज़रा समझने हैं, और इसका और डिटेल आएगा चैप्टर 8 में मैक्सवेल्स इक्वेशन में। और ये जो क्लास होगा इंडक्टेंस मेन टॉपिक है, वो इंडक्टेंस हमने रखा है कल के क्लास मंडे। इंडक्टेंस बड़ा टॉपिक है, इसमें अकेले ही 1.5 घंटे लगेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट, ये जो है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस में नहीं होता है, नॉट इन सिलेबस, बट एंट्रेंस में और कुछ न्यूमेरिकल में, एंट्रेंस में स्पेशली ये आ जाता है। इधर न्यूमेरिकल में तो वो यूज़ नहीं होता है, बट मैं इसको करा दूंगा अलग से, ये अलग से करा दूंगा, ये एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग से करा दूंगा। इसको अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कराएंगे इसको, यहीं तक अपना सिलेबस है। और उस दिन मैं सिलेबस दिखाया था, फिर होगा तो कल दिखा देंगे कि ये सारे हम लोग कवर कर लिए हैं। आज का क्लास में ये होगा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, या आधे घंटे का टॉपिक है, ये 20 मिनट का टॉपिक है, ये 20 मिनट का टॉपिक, इस तरह से है। तो ये वाला पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल। बोलो क्लियर है भाई? यहाँ तक तो लास्ट क्लास वाली बात थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। बीच में एक होता था मोशनल EMF, तो मोशनल EMF का भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना चाहिए, हालांकि है नहीं, सिलेबस में कट कर दिया गया है। चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज का क्लास, तो टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। एक न्यूमेरिकल जो मैं लास्ट क्लास में ही कराने का सोच रहा था, बट टाइम नहीं था। ये एक रीजन है, देखो भाई, एक रीजन है ये, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मान लो क्रॉस डायरेक्शन में, दैट इज निगेटिव जेड एक्सिस, समझ लो। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब ये समझ लो कि निगेटिव जेड एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनटू द बोर्ड, या इनवर्ड भी इसको बोलते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं। ये डायरेक्शन है तो इसको हम लोग कई बार बुक में लिखा रहेगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है इसमें इन, प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ बुक में एन करना है। वैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस हो राइटवर्ड और वाई एक्सिस हो अपवर्ड और ये जेड एक्सिस हो तुम्हारी तरफ, तो ये जेड एक्सिस है तुम्हारी तरफ, तो जो डॉट होता है वो आउटवर्ड होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और पेपर बट टूवर्ड्स द रीडर। आउटवर्ड बोलें या टूवर्ड्स द रीडर बोलें, टूवर्ड्स द रीडर ये बोलते हैं। तो टूवर्ड्स द रीडर मतलब हम लोग जेड एक्सिस की तरफ है। यहाँ से अगर देखें तो एक्स एक्सिस तो भाई इधर राइटवर्ड है, वाई एक्सिस इधर अपवर्ड में है, लेकिन जेड एक्सिस अपनी तरफ है, अपनी तरफ है, तो ये अपनी तरफ का दिखा रहे हैं। तो ये वाला है डॉट डायरेक्शन समझो, और ये वाला जो उधर है परपेंडिकुलर टू, हम लोग इस प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। अपना आई जो है वो यहाँ है भाई, अपना आई यहाँ है,
तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो टूवर्ड्स द रीडर डॉट है और अवे फ्रॉम द रीडर क्रॉस है। तो क्रॉस का मतलब हो गया निगेटिव जेड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड हो गया, या फिर बोलेंगे अवे फ्रॉम रीडर। परपेंडिकुलर टू रहना ही है बट अवे फ्रॉम रीडर, रीडर से अवे, और ये हो गया टूवर्ड्स द रीडर। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, और ये है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये तो समझते हो भाई, इतना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड तो होना ही है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आप समझ गए भाई। इस डायरेक्शन में ये अगर बोले तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ये वर्टिकल प्लेन है, ये वाला एक्स जेड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपनी तरफ ये है जेड एक्सिस और इसी को बोलते हैं डॉट, और ये है नेगेटिव जेड एक्सिस जिसको बोलते हैं क्रॉस। तो चलो ये सब तो आप समझते हो भाई। क्रॉस का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है, परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में फील्ड है। यहाँ तक क्लियर है? आदित्य बोलो भाई। यहाँ तक तो क्लियर है? विक्रम, तनीषा बोलो। ये डायग्राम तो क्लियर है यहाँ तक? इधर वाला मैं हटा रहा हूँ, इधर वाला हटा रहा हूँ। और अब जरा देखा जाए कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये था कि इस रीजन में अगर क्लास पहले से मिस होता है तो समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे एक लूप है, छोटा सा लूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल एंट्रेंस सब के लिए। ये एल लेंथ का है और ये मान लो कि ए रेक्टेंगुलर लूप है एंड दिस लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v विच इज कांस्टेंट। वेलोसिटी v है जो कि कांस्टेंट है। तो ठीक है भाई, ये कांस्टेंट है और इस तरह से ये मूव करता हुआ जा रहा है और इस फील्ड में भी एंटर कर जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ भी रह करके कांस्टेंट वेलोसिटी ही जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे ये लूप है यहाँ पे, और ये पूरा लूप को किसी मशीन से ले जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसको थ्रू दिस रीजन करता हुआ, इमोशन करता हुआ क्रॉस कर जा रहा है, आगे भी बढ़ जा रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे ये हाल है। इस वाले का जो लेंथ है, इस रीजन का जो लेंथ है वो 3l है, 3l। तो आपको क्या करने हैं, ग्राफ प्लॉट करने हैं। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ ये t इक्वल टू 0 पे है और जहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मान लो l बना देते हैं, चलो l ही रखते हैं इसको, ठीक है, ये l है। अभी ये हाल है, ये t इक्वल टू 0 पर का पोजीशन है। तो हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करने हैं। और प्लॉट करने हैं ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। और ईएमएफ होता है निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। फ्लक्स टाइम ग्राफ का स्लोप का निगेटिव, यही तो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द लूप में कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये यहाँ से जब जाएगा और जैसे ही एंटर करेगा इस फील्ड में तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। अभी इसका फ्लक्स 0 है, जब मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा तो कुछ फ्लक्स बन जाएगा भाई। तो ये बताने हैं तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और ये फ्लक्स थ्रू द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों बताने हैं। ये प्लॉट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा कुछ दिया हुआ है। ये लेंथ एल लेंथ का ये लूप है और ए है ये साइड। एल लेंथ अभी पहले है, रीजन स्टार्ट होने से एल लेंथ पहले है और रीजन पूरा 3l लेंथ का है। कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। प्लॉट फ्लक्स टाइम एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम ग्राफ। यही क्वेश्चन है। एक बार सोच लो भाई कि क्या करेंगे। थोड़े थोड़े टाइम पे ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ के क्रॉस कर जाएगा इस फील्ड को।
मैग्नेटिक फील्ड है अपना, मान लो बी वैल्यू है, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इसको करना है। तो चलो भाई देखा जाए इसको कैसे कर पाएंगे हम लोग। सोच लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है भाई। कितना टाइम लगेगा इसको एंटर करने में फील्ड को? एंटर करना स्टार्ट कब करेगा, क्योंकि टाइम भी मेंशन करने पड़ेंगे। चिराग क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ गए सारे लोग? तनिष्का क्वेश्चन समझ गए? चलो भाई, तो देखा जाए, देखो कितने टाइम के बाद, सबसे पहले तो ये देखो कि ये कितने टाइम में यहाँ एंटर करना शुरू करेगा, वो टाइम देखा जाए। तो ये कितने टाइम में एंटर करना शुरू करेगा? जब ये L डिस्टेंस आगे बढ़ जाए, क्योंकि भी L ये बैक में ही है, इसका फ्रंट वाला जो इस लूप का फ्रंट पोर्शन है वो भी L लेंथ अभी पहले है, रीजन स्टार्ट होने के पहले। सो जब तक ये L लेंथ नहीं जाएगा तब तक ये एंटर करना, यानी फ्लक्स जीरो का जीरो रहेगा। तो L लेंथ मूव करने में टाइम कितना लगेगा भाई? तो L लेंथ मूव करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा L/v। L/v टाइम में, ये L/v टाइम, L/v टाइम, टाइम टेकन टू एंटर, टाइम टेकन टू एंटर द फील्ड, वो हो जाएगा भाई T1 मान लो। तो वो है कितना डिस्टेंस इसको कवर करने हैं और डिवाइडेड बाई कितना स्पीड है, उससे में मिलेगा। तो डिस्टेंस कवर करने हैं हमें L, क्योंकि L लेंथ कवर करेगा तो एंटर करना शुरू हो जाएगा, और L डिवाइडेड बाई V। तो L डिवाइडेड बाई V टाइम पे ये एंटर करना शुरू करेगा। तब तक फ्लक्स तो जीरो रहेगा भाई, तब तक तो फ्लक्स जीरो रहेगा। तो जीरो दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कैसे होगा? क्योंकि फ्लक्स का तो फॉर्मूला है B डॉट एरिया, BA cos थीटा, ये है फ्लक्स। तो cos थीटा क्या, इस लूप का जो एरिया वेक्टर लोगे, चाहे डॉट में लोगे या क्रॉस में लोगे। अब फील्ड तुम्हें मिल रहा है क्रॉस में, तो तुम यहाँ पे मान लो ये जब लूप आएगा, यहाँ पे जब लूप आएगा ये, तो उस समय तुम्हारे पास डॉट का ऑप्शन होगा एरिया वेक्टर के लिए या क्रॉस का। क्रॉस वाला जीरो एंगल बनाएगा फील्ड के साथ, और डॉट वाला 180। तो तुम्हें लेना क्या होगा? जीरो जो एंगल, जो कम एंगल बनाता है वही एरिया वेक्टर लेते हैं भाई। तो इसलिए कम एंगल जो बनाएगा वही एरिया वेक्टर लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अभी तो जीरो फ्लक्स है भाई, फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही जीरो, यही जीरो है। जब ये जीरो है तो फिर फ्लक्स जीरो है। लेकिन जैसे ही एंटर करना शुरू किया तो अब धीरे धीरे इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करते 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 जब ये पूरी तरह से ऐसे हो जाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। जब लूप का ये पोजीशन पहुंच जाएगा, जब ये एंटर कर जाएगा और इस तरह के पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन में फ्लक्स इंक्रीज करते करते मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे में अब फील्ड प्रेजेंट है, पूरे में लूप में है। पहले तो लूप में नहीं था फील्ड, अब ये धीरे धीरे एंटर कर गया तो पूरे लूप में है। ये वाला L लेंथ एंटर कर चुका। ठीक है भाई, तो यहाँ से फ्लक्स में इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा, और क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसलिए यूनिफॉर्म रेट से फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा। मतलब ये समझो जैसे ही एंटर किया, थोड़े टाइम के बाद ये एंटर करके ऐसे हो जाएगा, मतलब इतना फ्लक्स बनाएगा एरिया, इस एरिया का इतना पोर्शन फ्लक्स बनाएगा, क्योंकि ये फील्ड में आ गया। थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा, तब समझेंगे कि अब इतना फ्लक्स बन रहा है भाई। फिर थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा, तो सोचेंगे कि अब इतना फ्लक्स बन रहा है भाई। फिर थोड़े टाइम के बाद जब ये वेल इनसाइड हो जाएगा, तब देखेंगे कि ये मैक्सिमम फ्लक्स बन गया। मीन्स हर सेंटीमीटर, हर सेकंड में अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर करके आगे बढ़ता जा रहा है, तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। पहले थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, इतना का इंक्रीमेंट हुआ, फिर इतना और इंक्रीमेंट हुआ, फिर इतना और इंक्रीमेंट हुआ, फिर इतना और इंक्रीमेंट हुआ, और इस तरह से यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब यह है कि छोटे से टाइम में अगर मान लो 2 सेंटीमीटर इनसाइड हुआ तो बढ़ा फ्लक्स, फिर 2 सेंटीमीटर और, फिर और बढ़ा, फिर 2 सेंटीमीटर और बढ़ा, फिर ऐसे करते करते पूरा ये एंटर हो गया।
उस टाइम तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा और फ्लक्स फिर हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्लक्स होगा कितना, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स मैक्स, वो होगा B इंटू पूरा एरिया, जो पूरे एरिया में B होगा। तो ये B इंटू पूरा एरिया कितना है, तो L इंटू A। ये है मैक्सिमम फ्लक्स, जो कि किस टाइम पे होगा भाई, ये भी मेंशन किया जाए कि किस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब ये फ्रंट वाला एंड जब L डिस्टेंस और प्लस L डिस्टेंस, यानी कि 2L डिस्टेंस फ्रंट वाला अब यहाँ पहुँच चुका है। ये फ्रंट वाला जो है अब यहाँ पहुँच चुका है। तो फ्रंट वाला कितना डिस्प्लेसमेंट किया या बैक वाला कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई कि मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। तो वो टाइम चाहिए हमें। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये L और फर्दर L, तो ये वाला यहाँ पहुँच गया 2L डिस्प्लेसमेंट। ये वाले की भी बात करें तो ये L चलेगा और L चलेगा, 2L इसका भी हो गया। इट मीन्स 2L डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल t इज इक्वल टू 0 पोजिशन से 2L डिस्प्लेसमेंट होगा, उतने टाइम में मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। तो ये 2L/v टाइम होगा, 2L/v टाइम में मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? बोलो तनिष्का क्लियर है, आदित्य क्लियर है, बोल भाई विक्रम। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्स तो मैक्सिमम है। अभी तो पूरा का पूरा फील्ड है ही इसमें। फिर थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई, अभी भी मैक्सिमम फ्लक्स, अभी भी ये मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा इस तरह से फ्लक्स। तो अभी भी इस टाइम पे भी यही है, थोड़े टाइम के बाद तो अभी भी फ्लक्स वही है, थोड़े टाइम के बाद अभी भी फ्लक्स वही है। तो किस टाइम पे फ्लक्स डिक्रीमेंट शुरू करेगा, तो इस टाइम पे फ्लक्स डिक्रीमेंट शुरू करेगा, इस टाइम तक कांस्टेंट रहेगा। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा ये लूप, तब जा कर के डिस्प्लेसमेंट अब इतना हो जाए कि अब फ्लक्स का डिक्रीमेंट शुरू होगा। मतलब ये वाला यहाँ तक जब पहुँच जाए, बताओ भाई किस टाइम पे ये यहाँ तक पहुँचेगा, किस टाइम पे यहाँ तक पहुँचेगा वो चाहिए हमें। बोलो, तो काउंट करो ना भाई। ये L डिस्टेंस फ्रंट वाला एंड को मान लो पकड़ते हैं, तो ये L डिस्टेंस और प्लस ये 3L डिस्टेंस, क्योंकि ये लिया हुआ है 3L डिस्टेंस। तो ये फ्रंट वाला यहाँ आया L डिस्टेंस कवर करके, और यहाँ से फिर ये फ्रंट वाला यहाँ पहुँचा, तो ये टोटल 3L और ये L 4L डिस्टेंस इसको कवर करने पड़ेंगे, तब जाके ये इस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ से L और प्लस ये 3L फ्रंट वाला यहाँ आ गया। इट मीन्स टोटल 4L डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे तब ये आएगा। तो ये समझो कितना टाइम हुआ भाई, तो 4L/v टाइम हुआ। बीच में कहीं आया होगा 3L/v टाइम, कोई बात नहीं है। तो L/v टाइम, 2L/v टाइम, 3L/v टाइम, 4L/v टाइम, 4L/v टाइम तक मैक्सिमम फ्लक्स रहा। इसके बाद डिक्रीमेंट स्टार्ट, तो इसके बाद डिक्रीमेंट होगा। स्पीड वही है, स्पीड जो था वो कांस्टेंट था। इसका मतलब जिस रेट से अगर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर एंटर किया, फ्लक्स बढ़ा, नेक्स्ट सेकंड में फिर 2 सेकंड एंटर किया, फिर बढ़ा फ्लक्स, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 सेंटीमीटर और बढ़ा, फिर तो वैसे ही वही स्पीड से चल रहा है। तो पहले सेकंड में 2 सेंटीमीटर का डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ आ गया 2 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स डिक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट चलेगा तो फिर 2 सेंटीमीटर और बाहर निकल गया, तो फिर और डिक्रीज हो गया। इस तरह से उसी रेट से ये डिक्रीज भी होता चलेगा, डिक्रीज भी होता चलेगा, और डिक्रीज होते होते जब पूरा बाहर निकल जाए, व्हेन लूप इज कम्प्लीटली आउटसाइड, तो वो टाइम क्या होगा वो भी लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल आउटसाइड हो जाए, वो कब होगा, तो फ्रंट वाला एंड को देखो L और 3L और ये ऐसे बन जाए, तभी तो कम्प्लीटली आउट होगा और फ्लक्स फिर से 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो सोचो फ्रंट एंड कितना गया, L डिस्टेंस, 3L डिस्टेंस और फिर L डिस्टेंस, यानी कि L, 3L, 4L और एक और L, 5L डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये बोलूँगा मैं कि 5L/v टाइम पे। उसके बाद फ्लक्स का क्या हुआ, उसके बाद फ्लक्स तो 0 हो गया और फिर 0 ही रहा, क्योंकि ये तो बाहर ही फिर घूमता हुआ जा रहा है। तो इधर वेलोसिटी हमारा फिक्स्ड ही है, ये तो कांस्टेंट था, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसके बाद फिर से फ्लक्स हो जाएगा 0। तो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का वेरिएशन ये रहा। बोलो भाई ये क्लियर हुआ, बोलो सोच समझ करके।
आदित्य बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट है? क्लियर है? तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, अब ये जो टाइम्स हैं उनको मैं यहाँ पे भी रेफरेंस बना लेता हूँ। अब हमें चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालें? तो भैया इसी का स्लोप का निगेटिव बोलते हैं, पता ही है तुम्हें। निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, दिस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ स्लोप फाई टी ग्राफ का। यही तो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका स्लोप देखो, जीरो है स्लोप, तो स्लोप का निगेटिव यानी जीरो का निगेटिव क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। इसलिए ईएमएफ भी जीरो है, यहाँ तक तो भाई जीरो है। फिर अब स्लोप देखो भाई, तो स्लोप तो होता है tan थीटा। तो यहाँ इस पूरे ड्यूरेशन में अगर हम लोग कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें यही होगा, और स्लोप कितना हो जाएगा? तो tan थीटा का वैल्यू निकालो भाई, यानी कि माइनस ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये वाला tan थीटा का वैल्यू है मैक्सिमम फ्लक्स, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो मैक्सिमम फ्लक्स है हमारा BLA डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना लगा है? ये टाइम भाई, ये टाइम लगा है L/V और 2L/V है, 2L/V माइनस L/V, तो L/V ही लगा टाइम, L/V टाइम लगा। इसलिए ये कितना हो जाएगा? LL कैंसिल हो जाएगा, और ये BAV ये मिला तुम्हें tan थीटा का वैल्यू। तो BAV इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो हमें तो निगेटिव ऑफ स्लोप दिखाना है, तो निगेटिव ऑफ स्लोप दिखाएंगे। कितना निगेटिव ऑफ स्लोप? तो पूरे में तो स्लोप वैसा ही है, तो यहाँ तक दिखाएंगे, और ये वैल्यू कितना होगा? माइनस ऑफ BAV, क्योंकि स्लोप का निगेटिव दिखाना, स्लोप इतना था BAV, इसलिए माइनस ऑफ BAV दिखाएंगे। और ग्राफ हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो ये हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन में स्लोप यही है। उसके बाद फिर स्लोप जीरो हो गया, तो उसका निगेटिव करेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा स्लोप, तो फिर जीरो दिखाएंगे। इसके बाद ये फिर जीरो रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ भाई? तो अभी भी जीरो है, जीरो ही है। तो जब तक जीरो है स्लोप, तब तक तो भाई माइनस जीरो को भी तो जीरो ही बोलते हैं, तो माइनस जीरो को भी जीरो ही बोला। अब क्या हुआ भाई? तो अब स्लोप हमारा माइनस ऑफ tan थीटा हो गया, क्योंकि अब स्लोप जो होगा, यहाँ का जो स्लोप होगा वो tan अल्फा लिखेंगे। तो इसका स्लोप अगर बात करें हम लोग, इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और tan थीटा का वैल्यू था, tan थीटा यहाँ से भी निकालोगे तो ये मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, वही L/V, वही वाला काम करेंगे BAV। तो माइनस ऑफ BAV, ये BAV मिला, माइनस ऑफ tan थीटा, ये स्लोप मिला माइनस ऑफ BAV। लेकिन हमें क्या दिखाना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो BAV हो जाएगा माइनस ऑफ स्लोप, तो माइनस ऑफ स्लोप का मतलब है BAV। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग वैल्यू BAV, और फिर जीरो हो गया स्लोप, फिर जीरो दिखाएंगे। ये हो गया तुम्हारा BAV स्लोप। ये हो गया BAV स्लोप, फिर से हो जाएगा जीरो, फिर से हो जाएगा जीरो। अभी हमारा BAV है स्लोप, फिर जीरो है स्लोप, जीरो है स्लोप, जीरो है स्लोप, यहाँ पे फिर माइनस BAV है, यहाँ पे सब जीरो है। इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ऑफ स्लोप, और यहाँ पे जो माइनस ऑफ स्लोप है माइनस BAV, इसलिए ये बन गया BAV। जहाँ स्लोप पॉजिटिव वहाँ ईएमएफ नेगेटिव, जहाँ स्लोप नेगेटिव ईएमएफ विल बी पॉजिटिव।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। बोलो भाई, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। आदित्य बोलो भाई, विक्रम बोलो, क्लियर है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कई बार ऐसे भी अगर थोड़ा और ट्रिकी पूछना हो इसमें तो ये पूछा जा सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के बदले में एक्सेलरेटेड मोशन करे। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो क्या होगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, वो इंटरेस्ट बेस्ड हो जाएगा। अभी सीबीएसई में तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो जब एक्सेलरेटेड होगा अगर, तो यहाँ का वेलोसिटी कम है और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ग्राफ को अगर मैं दिखाऊँ, थोड़ा समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स तो जब अंदर में है तो कांस्टेंट रहेगा, जब ये वेल इनसाइड रहेगा लूप तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा, जैसे ही ये एंटर किया, मान लो अभी तो t इक्वल टू इस टाइम पे एंटर कर रहा है, मान लो अगर मैं बोलूँ कि जिस टाइम पे ये इस टाइम पे एंटर करना शुरू किया, ये मान लो t1 टाइम है, t2 टाइम पे मैक्सिमम हो गया, t3 टाइम पे डिक्रीमेंट शुरू हुआ और t4 टाइम पे डिक्रीज होकर 0, तो कैसा ग्राफ होगा वो देखना। यहाँ तक तो 0 रहेगा भाई, क्योंकि एंटर ही नहीं किया है, लेकिन जिस टाइम पे एंटर करेगा उस समय जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि पहले तो 2 सेंटीमीटर एंटर करेगा, फर्स्ट सेकंड में 2 सेंटीमीटर एंटर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 से ज़्यादा एंटर करेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुका है, उसका नेक्स्ट सेकंड में और ज़्यादा एंटर करेगा, मीन्स फ्लक्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो यूनिफॉर्म रेट का नहीं होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे चलेगा इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले कम होना है तो पहले रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम रहेगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा, यानी कि फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अब ज़्यादा रेट से इंक्रीमेंट होगा, फिर फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट। और जब डिक्रीमेंट होगा तो पहले तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा वो इधर वाले से ज़्यादा ही वेलोसिटी होगा, इधर वाले से एक्सेलरेटेड मोशन ज़्यादा वेलोसिटी है, तो जब ज़्यादा वेलोसिटी है तो एक ही सेकंड में 5 सेंटीमीटर बाहर आ गया, नेक्स्ट सेकंड में 7 सेंटीमीटर बाहर आ गया, क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डिक्रीमेंट का रेट ज़्यादा होता जा रहा है, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में सीधा 7 डिक्रीज हुआ और 0 हो गया। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, मतलब इधर जो है ऐसे ग्राफ बना, फिर ऐसे हुआ और फिर ये ऐसे ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये चलेगा। एक्सेलरेटेड मोशन हुआ तो बोलो समझ में आया? ये फ्लक्स का ग्राफ होगा ऐसे। सिमिलरली इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी अगर देखेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसके कोरस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी दिखा रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ तो ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? बोलो बोलो भाई, चिराग, आदित्य बोलो। बहुत धीरे बोलता है भाई। ये अगर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ शाश्वत, जरा टाइम मेंटेन करो, कोई बीच बीच में आउट हो जाते हो। तो इस कंडीशन में देखो, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, ये देखो टाइम निकलने में बहुत कम टाइम लगा, एंटर करने में ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि पहले वेलोसिटी कम था, एक्सेलरेटेड मोशन करके ये एंटर किया है, तो कम, ये जितने टाइम में एंटर किया उससे कम ही टाइम में बाहर आ जाएगा। तो इसलिए देखो ये टाइम इंटरवल बड़ा, ये टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा, होना भी चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें अगर, तो इसका स्लोप, तो पहले देखो स्लोप तो 0 था, 0 दिखाएंगे, फिर स्लोप देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप का रेट और बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे दिखाएंगे, रेट बढ़ता जा रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो दिखाते हैं वो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है। तो पहले स्लोप कम था, कम नेगेटिव, स्लोप ज़्यादा था, ज़्यादा नेगेटिव, स्लोप और ज़्यादा तो और ज़्यादा नेगेटिव लिखेंगे भाई। उसके बाद स्लोप सडनली 0 हो जाना है, तो इसके बाद सडनली स्लोप को 0 हो जाने हैं, तो सडनली स्लोप हो जाए 0 भाई, सडनली स्लोप हमारा 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 0 कर देंगे।
और उसके बाद देखेंगे तो भाई अब स्लोप यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, मीन्स ई में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ई में तो हमारा निगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव है। मान लो यहाँ पे स्लोप है -5, यहाँ स्लोप है -7, यहाँ स्लोप है मान लो -11, ऐसे है। यहाँ पे स्लोप था देखो 2, यहाँ पे स्लोप था मान लो 3, यहाँ पे स्लोप था मान लो 4, यहाँ पे 4 स्लोप है, दिखाई दे रहा है ना। तो उस हिसाब से हमने कर दिया। स्लोप पॉजिटिव 4 है तो यहाँ पे -4 कर देंगे, ऐसे हो जाएगा भाई। समझो कि ये एग्जाम्पल से समझते चल रहे हैं। और यहाँ पे -2 हो जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, चलेगा। जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे निगेटिव दिखाएंगे। लेकिन यहाँ -5 है स्लोप, तो यहाँ पे तुम्हें 5 दिखाना पड़ेगा, 5 दिखाना पड़ेगा पॉजिटिव में। उसका -7 है तो +7 दिखाना पड़ेगा, ऐसे। और उसके बाद -11 है तो 11 दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सडनली जो है वो 0 होगा। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा भाई, जैसे कह रहा वैसे चलेंगे। तो पहले -5 था, +5 किया, फिर +7 किया, उसके बाद फिर +11 किया, तो ऐसे चलेगा। और फिर सडनली क्या हो जाएगा, 0, सडनली हो जाएगा 0। चलो मैं बता ही दिया, ये होगा तब जब एक्सेलरेटेड लूप का मोशन हो रहा है थ्रू द रीजन। बोलो समझ में आया। हम लोग जो स्लोप है उसी का निगेटिव का हमें ग्राफ चाहिए। फिर सडनली 0 हो जाता है, 0 कर दिया, सडनली 0। उसके बाद देखा कि भाई अब ये -4, यहाँ 4 था तो यहाँ पे -5 हो गया, क्योंकि स्पीड बढ़ चुका है। जितना ज़्यादा स्पीड, देखो स्लोप जो होता है वैल्यू में अगर बोले तो स्लोप तो हमारा BAV था, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा स्लोप। B कांस्टेंट, A कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। तो वही काम यहाँ हुआ है, स्लोप भी बढ़ता जा रहा है इस तरह से। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ऐसे चल रहा है। तो ये फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये इंड्यूस्ड EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरह का ग्राफ बनेगा। थोड़ा घर पे भी सोचोगे और इसको मैच करोगे तो आपको और क्लियर होगा। एक्सेलरेटेड मोशन है, सिंपल सी बात है, इसलिए पहले कम इंक्रीमेंट हुआ फ्लक्स का 1 सेकंड में, उसके बाद ज़्यादा हो गया इंक्रीमेंट, उसका और ज़्यादा, तो स्पीड बढ़ता जा रहा है। BL भी देखो, स्पीड बढ़ता जा रहा है तो स्लोप भी बढ़ता जाएगा, तो स्लोप को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेटेड वाला जनरली एंट्रेंस में पूछता है, या ट्रिकी क्वेश्चन पूछना हो तो स्कूल वाले भी पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हटाएं इसको, हटा दिया जाए। अरे बोलते नहीं हो भाई, चाय नहीं पिया क्या? शाश्वत, विक्रम बोलो भाई। क्लियर था ना वो? अब मैं डिलीट भी कर दिया। क्लियर था ना? डिलीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक मान लो रीजन है, ध्यान देना। इस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड था और एक लूप था। मान लो ये हमने लूप रखा, मैग्नेटिक फील्ड है B और ये लूप है रेडियस R का। क्वेश्चन लिखो, इफ दिस लूप इज टेकन आउट ऑफ फील्ड रीजन, फील्ड रीजन से हम लोग बाहर निकाल दिए, इन टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। फाइंड इंड्यूस्ड करंट एंड डायरेक्शन इफ the loop resistance is R या R0। चलो अब इस पे अटैम्प्ट करने के पहले एक चीज़ और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का याद आया, वो भी आप लोग देख लो। डायरेक्शन का तो मैंने इसमें अभी डिस्कस नहीं किया था, डायरेक्शन भी आपको बताने थे। मैग्नीट्यूड तो बताया, इंड्यूस्ड EMF का BLV वैल्यू का इंड्यूस्ड EMF दिखाया। आपको बताना है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एंटर जब कर रहा हो आपको बताना है इसमें डायरेक्शन।
इंड्यूस्ड करंट जब भी होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी ज़रा समझेंगे हम लोग। जब ये एंटर कर रहा है, देखो भाई यहाँ पे एक बार इंड्यूस करंट होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा 0 से मैक्सिमम, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है आएगा भाई। और जब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स जो था उससे अब धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक बार इंड्यूस करंट आएगा। बीच में इंड्यूस करंट नहीं रहेगा क्योंकि बीच में मोशन होने से कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था, फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट था। ऐसे कंडीशन में जब ये वेल इनसाइड है, बाहर निकल नहीं रहा है ना एंटर कर रहा है, तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो करंट भी 0 है, इंड्यूस करंट भी 0 है। वेल इनसाइड है द फील्ड तो फ्लक्स कांस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस करंट 0। लेकिन जब ये एंटर कर रहा है तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। जब एंटर कर रहा है वाइल एंटरिंग, बताओ क्या होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इंक्रीज होता जाएगा। अभी इतना दूर फ्लक्स बना हुआ है, थोड़े टाइम के बाद इतना दूर फ्लक्स बन जाएगा। बताओ भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बताना पड़ेगा। चाहे तो इस लूप में क्लॉकवाइज चले करंट या एंटी क्लॉकवाइज चले। बताओ क्या होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन? अरे बोलो भाई बोलो, खोपड़ी तो खर्च करो कुछ। हाँ तो देखो भाई एंटर कर रहा है मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो हमें ओरिजिनल को अपोज करना है, ओरिजिनल को वीक करना है, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू मोशन, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। और जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल को अपोज करना है। ओरिजिनल क्रॉस में है फील्ड, तो अपोज करना मीन्स डॉट में, तो डॉट में कैसे प्रोड्यूस करेगा? ऐसे चलेगा तभी तो डॉट में प्रोड्यूस करेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो डॉट में प्रोड्यूस करेगा। लेंज लॉ, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट देखेंगे। अगर इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो और तब ये मूव कर रहा हो तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन दिखाएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ चलेगा। यहाँ पे अब जब देखें यहाँ क्या होगा भाई, तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है फ्लक्स, मैक्सिमम से फ्लक्स हमारा अब 0 की तरफ जा रहा है, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और फ्लक्स जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू मोशन, तो ओरिजिनल फील्ड जो कि क्रॉस में, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मीन्स क्रॉस में ही फील्ड प्रोड्यूस कर लें, क्योंकि ये तो फील्ड चाहे क्रॉस में करेगा या डॉट में करेगा। तो अगर डॉट में करेगा तब तो और वीक हो जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए। लेंज साहब कहते हैं कि जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करना। मीन्स फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंक्रीज कराने का टेंडेंसी रखना है। मीन्स ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करके इंक्रीज कराओ। तो सपोर्ट करने के लिए ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो फील्ड वीक हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो फील्ड हमारा ये भी प्रोड्यूस करेगा उसी डायरेक्शन में, ओरिजिनल फील्ड सपोर्टेड हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में करंट और इस डायरेक्शन में फील्ड, तो ये डायरेक्शन में फील्ड के लिए ऐसे क्लॉकवाइज करंट चलेगा, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और बीच में करंट 0। बोलो ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में हमारा इंड्यूस करंट 0 है, इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं। चलो अब इसमें बात करें हम लोग, लूप को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, 0.02 सेकेंड लगा और इसको बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकाल रहे होगे, किधर से भी बाहर निकालो, जब बाहर निकाल रहोगे तो यहाँ आया होगा, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ आया होगा, ऐसे करके बाहर तुमने निकाला होगा। तो बताना है तुम्हें कि बाहर निकलते समय इसमें क्लॉकवाइज करंट चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, और दूसरी बात कि उस करंट का वैल्यू क्या होगा। 0.02 सेकंड में बाहर निकाल दिया गया। पहले तो डायरेक्शन बता दो भाई, डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा? एनालाइज करो। ड्यूरिंग आउटवर्ड मोशन, जब भी ये बाहर जा रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, चाहे इधर से निकले चाहे इधर से निकले, किधर से भी निकले भाई, बाहर नहीं जाएगा तो फ्लक्स तो डिक्रीज होगा टाइम के साथ। फ्लक्स डिक्रीज होगा टाइम के साथ, तो हमें क्या करना होगा? इंक्रीज कराना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करंट से इंक्रीज कराना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे कराएं? क्रॉस में है ओरिजिनल फील्ड, तो इंक्रीज कैसे कराएं? क्रॉस की तरफ ही प्रोड्यूस करो फील्ड, तो क्रॉस की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ये वही वाला केस हो गया बाहर निकलने टाइम का। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो हमें तो भाई इंक्रीज कराना पड़ेगा इंड्यूस्ड करंट से। तो इंड्यूस करंट से इंक्रीज कराना मतलब
इंड्यूस्ड फील्ड जो है हमारा वो क्रॉस में चलेगा। तो इंड्यूस्ड फील्ड क्रॉस में कराने के लिए, ओरिजिनल को सपोर्ट करने के लिए क्लॉकवाइज करंट चलाने पड़ेंगे, क्लॉकवाइज करंट चलाने पड़ेंगे, तब जाके ये ओरिजिनल को सपोर्ट करेगा। इट मीन्स करंट विल बी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज रहेगा। ये डायरेक्शन तो ओके है, बोलो भाई, डायरेक्शन तो ओके है। अब बात रह गई वैल्यू की। तो वैल्यू की बात रह गई, तो वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं कि आउटवर्ड जब मोशन हुआ तो इंड्यूस करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप निकालो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो दिया है नहीं जो डिफरेंशिएट कर लें फ्लक्स को। तो भैया ये निकालो तुम कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। फाइनल फ्लक्स हो चुका है 0, क्योंकि बाहर तो निकाल दिए। अब जब बाहर ही निकाल दिए तो फील्ड तो अब रहा नहीं, तो फ्लक्स तो 0 हो गया। फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स कितना था? तो इनिशियल फ्लक्स था B इंटू एरिया। एरिया कितना, बोलो भाई, एरिया कितना? तो पाई आर स्क्वायर। एरिया था पाई आर स्क्वायर इसका, और इसका जो एरिया वेक्टर लेंगे वो तो क्रॉस में ही लेंगे, क्रॉस और डॉट में से तो क्रॉस ही लेंगे, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसलिए ये तो cos 0 डिग्री ही है। ठीक है भाई, तो ये है फ्लक्स स्टार्टिंग में, फाइनल फ्लक्स माइनस लगाई है, टाइम इंटरवल तो दिया है 0.02, इसलिए ये 2/10 हो गया, 2/100 हो गया समझो। तो ये मिल गया तुम्हें, माइनस माइनस प्लस हो गया, और B इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये 2 डिवाइडेड बाई 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50। 2 डिवाइडेड बाई 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50। तो 50 B पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, B पाई आर स्क्वायर है 0.02 मीन्स 2/100, 100 आया ऊपर, 2 रह गया नीचे, तो 50 B आर स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब निकालना था तुम्हें करंट, तो भैया इंड्यूस करंट भी निकाल लेंगे। इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। मतलब इस लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लग गया, क्लॉकवाइज करंट चलाना है भाई, क्लॉकवाइज करंट, तो क्लॉकवाइज के लिए ऐसे रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तब नहीं ये करंट ऐसे भेजेगा और क्लॉकवाइज करंट चलाएगा। तो ये ऐसे पोलैरिटी लग गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, समझो निकलते टाइम में। और इसका वैल्यू क्या होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया था, कितना आया था? तो 50 B इंटू पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस है R0। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस वो है R0। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि R0 या 10 ओम है या 5 ओम है, जो भी दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। बोलो ठीक है। पहले निकाला हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर निकाला इंड्यूस करंट। क्लियर है भाई? बोलो पहलवानों, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो आदित्य तो बता दो, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग एडी करंट पे। देखो टॉपिक एक रह गया एडी करंट, और एक है चार्ज फ्लो। दो चीज़ बताने हैं, चार्ज फ्लो ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स, चार्ज फ्लो ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स। यही था ना? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तो अभी इन तीनों में से कुछ भी नहीं देखा, न्यूमेरिकल देखा है। तो अभी चार्ज फ्लो देखते हैं हम लोग, फिर एडी करंट देखेंगे। चलो ठीक है भाई, तो चार्ज फ्लो पहले देखा जाए। टॉपिक लिख लिया? देखो भाई, कोई भी लूप हो, कोई भी शेप का, या कोई भी रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, जो भी हो, जब फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ चलेगा और इंड्यूस करंट चलेगा। सपोज करो फ्लक्स चेंज हुआ डेल्टा फाई, फाइनल फ्लक्स हुआ कुछ, इनिशियल फ्लक्स हुआ। अगर इसको बाहर निकाल दोगे रीजन से तो जीरो फ्लक्स हो जाएगा फाइनल। अगर इसका फील्ड को
10 टेस्ला से 20 टेस्ला कर दोगे तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स में इंक्रीज और डिक्रीज, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जो भी है, जिस टाइम इंटरवल के लिए कंसिडर करते हो, मान लो डेल्टा टी टाइम में फ्लक्स चेंज होता है, लेट डेल्टा फाई इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, छोटा सा टॉपिक है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम में ये फ्लक्स में चेंज हुआ, चाहे वो डिक्रीमेंट का हो, इंक्रीमेंट का हो, जो भी है, ठीक है भाई। देन ड्यूरिंग दिस टाइम, कौन सा टाइम, डेल्टा टी टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट विल एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट करेगा, सबको मालूम है भाई, विल एग्जिस्ट इन द लूप, इस लूप में एग्जिस्ट करेगा, एंड जब इंड्यूस करंट इसमें एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज ट्रांसफर कराएगा, एंड हेंस सम चार्ज, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग लूप है, अगर कंडक्टिंग तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सम चार्ज विल फ्लो ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, थ्रू ऑल इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब समझो, इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे वही चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, क्यों? क्योंकि लूप में एक ही साथ तो करंट एग्जिस्ट करेगा भाई। मान लो चार्ज फ्लो हुआ ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम ही तो चार्ज फ्लो होना है, तो यहाँ वाला यहाँ फ्लो हो गया, यहाँ वाला ऐसे, यहाँ वाला भी ऐसे, यहाँ वाला भी ऐसे, तो भाई जितना टाइम तक इसमें करंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा थोड़ी खाली यहाँ का चार्ज फ्लो होगा, यहाँ का नहीं होगा, पूरे में होगा, और पूरे में इक्वल टाइम इंटरवल में फ्लो करना। मान लो डेल्टा क्यू चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास किया, तो इससे भी डेल्टा क्यू, इससे भी डेल्टा क्यू, और यही डेल्टा क्यू डेल्टा टी टाइम में ट्रांसफ़र हुआ, इसी को तो बोलेंगे करंट। यहाँ जितना करंट है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, इसलिए करंट का वैल्यू सेम है। तो डेल्टा टी टाइम में अगर हर क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन देखो डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर है, तो यही तो करंट है, यही करंट है ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम। डेल्टा क्यू इज द चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जितने टाइम तक करंट एग्जिस्ट किया, यानी कि चार्ज ट्रांसफर जो है वो करंट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी है। ये तो सबको मालूम है भाई। तो मैंने क्या बताया भाई कि जब फ्लक्स में चेंज हुआ है, ध्यान देना, जो हम लोगों को रिजल्ट आने जा रहा है वो मैं लिख देता हूँ अभी, एक ही बार में पहले रिजल्ट देख देता हूँ कि रिजल्ट ये है भाई कि जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना, वो सिर्फ फ्लक्स चेंज पर डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स में कितना चेंज हुआ और क्या रेसिस्टेंस था लूप का। खैर अभी कैसे आ रहा है वो देखो। तो मैंने क्या बोला भाई कि ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट, और इसलिए चार्ज ट्रांसफ़र अगर हुआ, डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, सम चार्ज विल फ्लो ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, तो सम चार्ज विल फ्लो, तो सम चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा क्यू चार्ज है। इसलिए मैं बोलूँगा कि इंड्यूस्ड करंट इज़ डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र है डेल्टा टी टाइम तक, तो यही है इंड्यूस्ड करंट। बोलो क्लियर है? डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र डेल्टा टी टाइम के लिए ही होगा, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ही चार्ज ट्रांसफ़र एग्जिस्ट करेगा, और करंट विल बी गिवन बाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बट तुम्हें पता है कि इंड्यूस्ड करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? तो माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस को अगर हम लोग छोड़ दें, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, तो डिवाइडेड बाई आर, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो है वैल्यू में डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू आर। बोलो क्लियर है? तुम्हें पता है कि ये इंड्यूस्ड करंट जो होता है ईएमएफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर, माइनस साइन तो बताएगा डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना है कि एंटी क्लॉकवाइज होना है, किधर जाना है। ये तो वैल्यू तो इतना ही रहेगा इंड्यूस करंट का। डेल्टा टी टाइम तक ही हमारा फ्लक्स चेंज हुआ है, इसलिए डेल्टा टी टाइम तक ही एग्जिस्ट करेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये था डिवाइडेड बाई आर। वैल्यू लिखने हैं, ये लिखा।
और तुम्हें मालूम है कि ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो ये है, तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों से, दिस इज़ इक्वल टू, ये जो इंड्यूस करंट है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा आर है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये तो भैया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ करंट, और ये है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आर। यहाँ से डेल्टा टी शहीद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, और बचेगा क्या, चार्ज ट्रांसफ़र जो हुआ है वो कितना भाई, तो नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर, इतना ही होता है। चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा किसी लूप से, तो वो होगा नेट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। फाइनल क्या था फ्लक्स, इनिशियल क्या था फ्लक्स, दोनों का मॉडल या डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द लूप, इतना ही भाई चार्ज ट्रांसफ़र होगा। चार्ज ट्रांसफ़र यहाँ इतने डिस्कशन से कुछ समझ में आया कि चार्ज ट्रांसफ़र का क्या होना है। चार्ज ट्रांसफ़र आया, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं चार्ज ट्रांसफ़र, देख लो भाई जहाँ डाउट हो, चार्ज ट्रांसफ़र डेल्टा क्यू ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम इज इंडिपेंडेंट आया, किससे भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ से मतलब नहीं है, या डेल्टा टी कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ, कितना इंड्यूस्ड हुआ, कितना कम टाइम है कि ज़्यादा टाइम है, मतलब स्लो फ्लक्स चेंज हुआ कि फास्ट चेंज हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। इंड्यूस करंट कितना चला, उससे भी कोई मतलब नहीं है। चार्ज ट्रांसफ़र को सिर्फ फ्लक्स चेंज से मतलब है और रेसिस्टेंस से मतलब है, इनसे इंडिपेंडेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंडिपेंडेंट है। अगर ज़्यादा होता, कम होता, टाइम इंटरवल कम होता, ज़्यादा होता, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, तो फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स नेट फ्लक्स चेंज पे डिपेंड कर रहा है एंड रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है चार्ज ट्रांसफ़र। आप सोचेंगे कि अगर जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो तो ज़्यादा ईएमएफ होगा। अरे भैया ज़्यादा ईएमएफ होगा यानी कि टाइम इंटरवल कम होगा तभी ज़्यादा ईएमएफ होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो जब टाइम इंटरवल कम होगा तो कम ही टाइम तक ट्रांसफ़र होगा, और कम टाइम तक ट्रांसफ़र होगा चार्ज का तो कम ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा। मतलब कहने का है, सुनो ध्यान से, अगर ईएमएफ आप सोचते हो कि ज़्यादा ईएमएफ ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो ज़्यादा ईएमएफ ज़्यादा करंट, लेकिन टाइम इंटरवल तो छोटा हो जाएगा। तो कम टाइम इंटरवल के लिए, जब कम टाइम इंटरवल के लिए जब ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र वही रह जाएगा। अगर तुम बोलते हो कि मान लो टाइम इंटरवल मैं हाफ़ कर दूँ, फास्ट करना है, जल्दी करना है, कोई 2 सेकंड में लगे मैं 1 ही सेकंड में ले जाऊं, तो टाइम इंटरवल अगर हाफ कर दोगे तो ईएमएफ तो डबल हो जाएगा, ईएमएफ डबल हो जाएगा, करंट भी डबल हो जाएगा। टाइम इंटरवल को अगर मैंने हाफ कर दिया, ध्यान से समझना, टाइम इंटरवल अगर हम लोग डेल्टा टी अपॉन 2 कर दें, टाइम इंटरवल हाफ है तो ईएमएफ जो न्यू इंड्यूस होगा वो पहले वाले से डबल इंड्यूस ईएमएफ के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। एंड हेंस जो अब जो करंट इंड्यूस होगा वो पहले वाले से डबल इंड्यूस करंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चार्ज ट्रांसफ़र अगर देखोगे तो वो तो होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल होता है। तो करंट तो हमारा डबल हो चुका है, इंड्यूस्ड करंट डैश, ये डबल हो चुका है, बट टाइम इंटरवल तो भैया हाफ हो चुका है, पहले ही तुमने हाफ किया है। टाइम इंटरवल अगर हाफ है, इफ़ टाइम इंटरवल इज हाफ, तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डबल हुआ, तभी तो करंट डबल हुआ, तभी तो चार्ज ट्रांसफ़र निकालेंगे तो ये तो डबल वैल्यू का है, 2 × I इंड्यूस्ड पहले वाला, लेकिन टाइम इंटरवल तो है पहले वाला टाइम इंटरवल का हाफ, 2 कैंसिल हो जाएगा और काम वही होगा, पहले वाला करंट और पहले वाला टाइम इंटरवल। सो इफ़ टाइम इंटरवल इज डबल्ड, अगर टाइम इंटरवल को डबल करते हैं तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, टाइम इंटरवल को डबल करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हाफ हो जाएगा। मतलब ये कहने का है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हाफ करो या डबल करो तो टाइम भी करस्पॉन्डिंगली वैसा ही रहेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट इंड्यूस्ड करंट और
टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। इसको 2 फैक्टर से इंक्रीज करोगे तो ये 2 फैक्टर से डिक्रीज होगा। इंड्यूस करंट को अगर तुम ट्रिपल करना चाहते हो तो यहाँ 1/3 होगा, तभी तो ट्रिपल होगा। तो इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने टाइम इंटरवल में चेंज किया, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, कितना इंड्यूस करंट आया, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। ये इंडिपेंडेंट आएगा, चार्ज ट्रांसफ़र जितना होना है उतना ही होगा, और वो होगा फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। बोलो भाई, क्लियर है? पर सिर्फ फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। आर है खाली बस, इसलिए इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट और टाइम इंटरवल इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। टाइम इंटरवल हाफ करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ डबल हो जाएगा, बट चार्ज ट्रांसफ़र विल रिमेन सेम। चार्ज ट्रांसफ़र को इसलिए तो टाइम इंटरवल कैंसिल हो गया था कि टाइम इंटरवल तो कम करो ज़्यादा करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम इंटरवल कम ज़्यादा करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट कम ज़्यादा होगा। टाइम इंटरवल हाफ किया तो इंड्यूस करंट डबल, तो टाइम इंटरवल अगर हाफ करोगे इंड्यूस करंट डबल हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र उतना ही। टाइम इंटरवल डबल करोगे तो इंड्यूस करंट हाफ हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र उतना ही। तो ये बात हम लोग समझ गए। चलो भाई, ये जब समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं अब जरा एडी करंट पे। इसलिए इस पर जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो सीधा देखने हैं कि कितना तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ और क्या रेसिस्टेंस है। तो मैं होमवर्क का एक PDF दिया हूँ, या आज भेज भी दूंगा फिर से, EMI का, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि इस पे बेस्ड हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं एडी करंट। ये भी छोटा सा टॉपिक है, एडी करंट क्या होता है वो जरा समझा जाए। तो ये होता है इंड्यूस्ड करंट, ध्यान देना, ये होता है इंड्यूस। मान लो कोई मेटेलिक प्लेट है, ध्यान देना एडी करंट क्या है। एक मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट में हम लोग बात करें तो इस प्लेट के थ्रू, मान लो इस प्लेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। समझने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे साथ साथ एनालॉजी में। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे पड़ा हुआ, जितने एरिया रेक्टेंगुलर लूप, जैसे ये प्लेट है वैसा ही मैं रेक्टेंगुलर लूप ले ले रहा हूँ, सेम एरिया का, ध्यान देना, सेम एरिया का लूप ले रहा हूँ। जितना ये एरिया उतना ही ये एरिया, तो दोनों में फ्लक्स भी सेम रहेगा। इसमें अगर फाई नॉट फ्लक्स है तो इसमें भी फाई नॉट फ्लक्स है, कितना भाई, तो B डॉट एरिया। इसमें भी है भाई कितना, तो B डॉट एरिया, उसी फील्ड में है वही एरिया का है। तो मेटेलिक प्लेट के थ्रू फ्लक्स इतना है, इसके इस लूप के थ्रू भी फ्लक्स इतना ही है। ये कंडक्टिंग वायर का है, ध्यान देना, ये कंडक्टिंग वायर का, और ये एक मेटेलिक प्लेट है, ये है मेटेलिक प्लेट, सॉलिड प्लेट है, ये मेटेलिक सॉलिड प्लेट है, और ये हमारा कंडक्टिंग लूप है। सेम एरिया सेम, फ्लक्स सेम। अच्छा भाई, तो अगर हम लोग फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा, जो कि होगा -d∅dt। तो यहाँ पे भी तो उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा भाई, -d∅dt, क्योंकि फ्लक्स सेम है और एक ही फील्ड में है, फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंजेज इन बोथ विद इन आइडेंटिकल मैनर, आइडेंटिकल मैनर में चेंज होगा भाई, बिल्कुल आइडेंटिकल मैनर में चेंज होगा। अच्छी बात है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करें तो फ्लक्स में भी चेंज आइडेंटिकल मैनर में होगा, क्योंकि जो यहाँ फील्ड है वही यहाँ फील्ड है, इस तरह से आइडेंटिकली चेंज होगा फ्लक्स में। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ही होगा, और उस तरह से मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते जो इंड्यूस्ड करंट चलना चाहेगा, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा, मान लो एक में क्लॉकवाइज करंट चले तो इसमें भी इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज ही चलना चाहेगा भाई। सब कुछ तो वही है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसके लिए अगर हमें डिक्रीज कराना पड़ेगा, उसके लिए अब ये बताओ जरा, क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये डिसाइड कर लेते हैं। मैंने बोला कि सेम सेंस में करंट दोनों में चलना चाहेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए सोचो आप। तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स, मान लो फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं या फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम,
फील्ड जब इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ हमारा फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है, और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज कराना होगा। डिक्रीज कराने के लिए हम लोग को क्रॉस में है तो डॉट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्रॉस के बदले डॉट में कराने पड़ेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी होगा। कब? जब फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो तब। और अगर फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेगा और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेगा भाई, दोनों में ही क्लॉकवाइज चलेंगे। आइडेंटिकल है, सब कुछ तो आइडेंटिकल है। अच्छा ठीक है भाई, कोई एक हमने ले लिया, मान लो क्लॉकवाइज की ही बात करें। क्लॉकवाइज इसमें चलना होगा तो ऐसे चलेगा करंट। ये हो गया इंड्यूस करंट, ध्यान से समझते चलो भाई, ये हो गया इंड्यूस करंट। ठीक है, ये इंड्यूस करंट हो गया। तो यहाँ भी तो क्लॉकवाइज चलना चाहेगा, जैसे वहाँ चल रहा वैसे यहाँ चलना चाहेगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम एडी करंट रखा गया। और ये नॉर्मल इंड्यूस करंट है। ये जो है इंड्यूस करंट, वो जनरली जो होता है इंड्यूस करंट, नॉर्मल इंड्यूस्ड करंट, ये तो भाई नॉर्मल इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है भाई, लेकिन ये वाला है एडी करंट। इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज चलना तो चाहेगा। मान लो क्लॉकवाइज करंट चलना चाहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर करंट चलेगा इंड्यूस्ड करंट तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, वायर है, फिक्स्ड है, इसी पाथ से जाना है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। और करंट ये है, ये वाला करंट है, ये वाला करंट दिखाया रखा है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ये करंट हमने दिखाया था क्लॉकवाइज करंट इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज में करंट चल रहा है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलना चाहे, इलेक्ट्रॉन चलना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलना चाहे, चलने के लिए तो कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स्ड है कि इसी वायर के थ्रू चलना है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ऐसे, ये पाथ इज फिक्स्ड। यहाँ पाथ फिक्स्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, इसको कोलिजन हो गया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिला तो वो वायर को छोड़ के एयर में जंप नहीं मार देगा, उसको वायर में ही रहना है और वायर में ही चलेगा। लेकिन इसको जैसे ही इधर वेलोसिटी मिल गया ये इधर चलने लग जाएगा, क्योंकि पूरे में इसको अवेलेबल है, पाथ पूरा फील्ड है, समझो पूरा प्लेग्राउंड है इसके लिए, कहीं भी दौड़ सकता है, कहीं भी भाग सकता है। और यहाँ पे क्या है कि बस यही है, यही रोड ही बना हुआ है और बाकी सब में वाटर है, तो जाएगा नहीं, बस इसी पे चलने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स नहीं है, ये ऐसे चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलना था इलेक्ट्रॉन को, ये अपना चल करके ऐसे करेगा, अपना चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज, इससे पूरे सरफेस में इलेक्ट्रॉन का कोई पाथ फिक्स्ड नहीं है, सब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऐसे ऐसे, लेकिन ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में चलना चाहेंगे, ये जरूर टेंडेंसी रहेगा। इस तरह से ये करते नजर आएंगे पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे ये इस तरह से मोशन करते नजर आएंगे, मतलब ऐसे करेंगे। इस सरफेस पे इंड्यूस्ड करंट हो गया, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होने लग गया। इसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ इज नॉट फिक्स, रैंडमली सिलेक्टेड पाथ होगा, कब कहाँ कोलिजन किस डायरेक्शन में मिल जाए वेलोसिटी नहीं पता। तो ऐसे करंट जो ये रोटेट करता हुआ, ये वर्लपूल बोलते हैं। एडी का मतलब होता है वर्लपूल, मतलब रोटेशनल टाइप। तो इस तरह से इसी का नाम एडी करंट है। एडी का मतलब ही होता है वर्लपूल, जैसे वॉशिंग मशीन में वाटर, वैसे ही इसमें भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम अलग से पड़ा। नॉर्मल इंड्यूस करंट में पाथ इज फिक्स्ड, पाथ पता होता है इलेक्ट्रॉन को कौन सा पाथ फॉलो होना है, यहाँ पे पाथ रैंडमली सिलेक्टेड है। और इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो इसमें होगा, वायर में, इसको आप इंसुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो है पूरे में होगा, क्योंकि सरफेस पे करंट है तो यहाँ पे पूरे में हीटिंग इफेक्ट होगा। एडी करंट causes heating on the surface of conductor and such loss
ये हीटिंग लॉस जो होता है डेल्टा एच इज कॉल्ड, इसको हम लोग नया नाम देते हैं क्या भाई, तो एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट के चलते लॉस जो हो रहा है उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, एडी करंट, अब जो समरी इसमें बना जो वो क्या बना भाई, तो एडी करंट इज नथिंग बट नॉर्मल इंड्यूस करंट बट इन सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर। चाहे वो प्लेट हो या समझो कि एक मेटेलिक स्फेयर ले लें, तो स्फेयर के सरफेस पे फ्लक्स चेंज होगा, तो भाई कहीं भी कोई मेटेलिक प्लेट है, वायर हो या रॉड हो या सॉलिड स्फेयर सिलेंडर हो, कोई भी बल्क, तो एनी सॉलिड कंडक्टर प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या इसका ओरिएंटेशन भी चेंज करें तब भी, मतलब फ्लक्स चेंज होने का जो जो उपाय है, जो जो 3 मेथड्स हैं वो सब इस पे भी इम्प्लीमेंटेड है। फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट यहाँ भी इंड्यूस होगा, लेकिन ये सॉलिड के सरफेस पे करंट इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम, ये वर्लपूल की तरह मोशन करता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम एडी करंट है। ये भी हीटिंग इफेक्ट लॉस है, यहाँ भी हीटिंग इफेक्ट लॉस होता है, यहाँ भी हीटिंग इफेक्ट लॉस होता है, तो इस लॉस को बोलते हैं एडी करंट लॉस। समझ में आया एडी करंट क्या हुआ भाई? एडी करंट इज इंड्यूस करंट थ्रू द सरफेस ऑफ मेटेलिक सॉलिड कंडक्टर। बोलो, क्लियर हुआ यहां तक? अरे बोलो भाई, बस 5 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। तो ये समझ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आता है कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। एडी करंट लॉस को हम लोग कम करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए बस याद रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है इन्फॉर्मेटिव, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए 2 मेथड हैं, डिटेल बहुत नहीं जानना है इसमें, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है बस। एक मेथड है स्लॉटिंग और एक है लेमिनेटिंग। ये 2 चीज़ से एडी करंट लॉस कम होता है। स्लॉटिंग का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जिस प्लेट के थ्रू तुम्हें एडी करंट मान लो डेवलप हो रहा है, तो उसमें स्लॉट बना दो, ऐसे ऐसे चाहे स्लॉट बना दो, या इसमें इस तरह से होल पंच कर दो, गोली मार दो, इसमें बहुत सारे गोली मार दो, इसको मेटेलिक प्लेट को बहुत ज़्यादा गोली मार दो। इससे क्या होगा फ़ायदा? फ़ायदा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो मान लो ऐसे फ्लो करना चाहेगा ऐसे, तो बीच में तो एयर आ गया, तो इसको उधर रोटेट करना, उधर डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। ऐसे जा रहा था, बीच में ये जैसे रोड पे जाते हैं तो बीच में आ जाता है खड्डा, तो इधर उधर करते हैं हम लोग, साइड से निकलते हैं, बाइक को, स्कूटी को, कार को घुमाते हैं। तो वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहे रास्ते में, इस तरह से होल पंच कर रखा है हमने, तो बीच में तो नहीं जाएगा, ये तो कंडक्टर के थ्रू चलेगा, एयर में थोड़ा ही चला जाएगा। तो इससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होता है कि जो एडी करंट, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसमें हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ एयर है, एयर में जाएगा नहीं। तो ये स्लॉटिंग बना दो या होल पंच कर दो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस फॉर एडी करंट इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एडी करंट जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट यानी कि एडी करंट विल बी डिक्रीज्ड। जब भाई रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो एडी करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बड़ा स्मूथली ऐसे जाओ, ऐसे आओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, बीच बीच में होल पंच मार दिए, तो अब इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब समझो कि पाथ लेंथ ही इंक्रीज हो गया, और रेसिस्टेंस तो होता है रो एल बाई ए, तो जो लेंथ पहले ऐसे कर रहा था वो पाथ लेंथ बदल गया, तो इधर उधर करके जाना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑब्स्टेकल इंक्रीजेस, करंट वैल्यू कम हो जाएगा, और करंट कम होगा तो लॉस भी कम होगा, तो लॉस भी कम हो जाएगा, एडी करंट लॉस फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए स्लॉटिंग करने से हमारा इफेक्टिव पाथ लेंथ इंक्रीज, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू इफेक्टिव पाथ लेंथ इंक्रीमेंट, और रेसिस्टेंस इंक्रीज करने से एडी करंट कम हुआ, और एडी करंट से लॉस भी कम हुआ। लेमिनेट करके भी हम लोग कोर को लेमिनेट करके भी एडी करंट को कम करते हैं, लॉस को कम करते हैं। लेमिनेशन का मतलब होता है, ध्यान से समझ लेना, बस याद ही रखने हैं थोड़े से,
बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल पे नहीं जा पाओगे, क्वालिटेटिव ही आपको समझने हैं। देखो, लेमिनेशन का मतलब होता है, इसका ट्रांसफार्मर में यूज होता है। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। तो ये लेमिनेशन का मतलब है कि जैसे कोई रजिस्टर होता है या डायरी होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेजेज होते हैं। तो ये पेजेस का मान लो ये मेटेलिक शीट्स हैं, हमें इतना सॉलिड चाहिए, ये सॉलिड हमें कहीं यूज़ करने हैं, तो जहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा हो, अब इसमें एडी करंट बहुत हो जाता है। जहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा हो और ऐसे में मेटल को ये यूज़ करना पड़े, तो उसके थ्रू तो हीटिंग इफेक्ट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा उसमें, एनर्जी का डिसिपेशन। तो मैं इसको कम करना चाहता हूँ कि ये रहे मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स भी चेंज होता रहे, लेकिन लॉस कम से कम हो इसमें। तो कम करने के लिए इसको लेमिनेट लेमिनेट करने का मतलब है जितना चाहिए तुम्हें उतना रखो, बट इसको सीट्स बना लो, मेटेलिक सीट। हमने सीट ले लिया, मेटेलिक सीट। एक सॉलिड कंडक्टर मत लो, सीट लो, सीट लो, सीट लो, और इन सीट्स को क्या करो, एक दूसरे से इंसुलेटिंग वार्निश, इंसुलेटिंग फेविकोल समझो लेके इसको चिपका दिया, इसको इससे चिपका दिया, यहाँ फेविकोल लगाया, फिर इससे इसको चिपका दिया, फिर फेविकोल लगाया, इससे इस सीट को चिपकाया, वैसे कर करके 50 सीट चिपका दिया समझो, और बन गया वही थिकनेस का सॉलिड है। अब ये सॉलिड बन गया, लेकिन इसमें जो शीट्स हैं, मेटेलिक सीट्स, वो सब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं। तो यही हो गया लेमिनेशन, इसको बोलते हैं लेमिनेशन, लेमिनेटेड कोड यूज करना। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे सीट्स बन गए। अब इसको जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, एडी करंट डेवलप करेगा, कर ले भाई। तो इस वाले सीट का एडी करंट इसी सीट में रहेगा, उधर वाले सीट का एडी करंट उधर ही के सीट में रहेगा, क्योंकि कोई दोनों में कनेक्शन नहीं है। अगर ये सारे करंट एक दूसरे में जा सकते तो ज़्यादा लॉस हो जाता। लेमिनेट करने से एडी करंट, इंड्यूस करंट रिमेन्स कन्फाइंड इन द सेम सीट। समझने के लिए समझ सकते हो कि अगर एडी करंट मान लो आई है, तो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी लॉस हुआ एक शीट में, ऐसे ऐसे 100 सीट हुए तो भाई इतना लॉस हुआ। समझने के लिए इतना लॉस हुआ ना भाई, 100 सीट है, एक सीट में आई है इंड्यूस करंट, आर है इफेक्टिवली और डेल्टा टी, तो इस तरह से हम लोगों का इतना लॉस हुआ। लेकिन अगर इसके सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते तो ये आई एक सीट में, तो ये टोटल 100 आई चलता। अगर कनेक्ट ही हो जाते तो ये आई है, ये आई है, इसमें इंसुलेशन नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ओवरऑल चलेगा भाई 100 आई। और जब 100 आई चलेगा तो लॉस कितना हो जाएगा भाई, तो 100 आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, 10⁻⁴ आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, ये है 10⁻² आई स्क्वायर डेल्टा टी, ये है 10⁻⁴ आई स्क्वायर डेल्टा टी। इसलिए लॉस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा अगर ये कनेक्टेड रहेंगे तो, मतलब एक ही सॉलिड कंडक्टर लिए होते तो ये सब एक दूसरे से मिक्स हो पाते और 100 आई का करंट चलता। लेकिन यहाँ एक दूसरे से लेमिनेट करके इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने से क्या हुआ, हर का एडी करंट उसी में सीट में रहेगा, मिक्सिंग नहीं होगा, और इस तरह से लॉस रिड्यूस हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। समझ गए बात। तो ये मैथमेटिकली नहीं पूछता, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं हजम कराने के लिए मैंने करा दिया। ठीक है, ये एडी करंट लॉस कम हो जाएगा लेमिनेशन से, क्योंकि इंड्यूस करंट remains confined in the same sheet, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। Every sheet is insulated from other, और इससे हमारा मिक्सिंग नहीं होता और एक ही ओवरऑल बड़ा करंट नहीं बनता। तो ये बात समझ में आ गई भाई। अब इस एडी करंट का हम लोग कुछ एप्लीकेशन भी होता है, आपको बस नाम याद रखने हैं। एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब जहाँ ऐसे ऐसे मोशन हो रहा हो और हमें डैम्प कराना हो, जल्दी इसको रोक देना हो। एडी करंट से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। अब मान लो कोई ऑसिलेटिंग पेंडुलम बनाया है, ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो भैया ये बॉब अगर मेटेलिक है तो इसमें क्या होगा, एडी करंट लॉस होगा। और लॉस जितना जल्दी हो जाए, जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना ही जल्दी इसकी डैम्पिंग होगी और जल्दी से ये रुक जाएगा।
अब एयर रेसिस्टेंस से भी तो लॉस होता है, लेकिन ऐसे ऐसे 100 ऑसिलेशन मार करके और तब जा करके ये रुकता है। लेकिन इसको अगर मेटेलिक रखें और मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम लोग रख दें और मैग्नेटिक फील्ड में ये जब मूव करें और वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाए इसका, तो ये जल्दी जल्दी इसका एडी करंट लॉस होगा। एयर रेसिस्टेंस जो अपोज करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन इसका जो हीटिंग इफेक्ट से ये लॉस हो रहा है, एडी करंट के चलते जो लॉस हो रहा है, तो इससे क्या होगा, 100 के बदले में 10 ऑसिलेशन में ही ये रुक जाएगा। अब जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, ये इंडिकेटर को मान लो 0 1 2 पे दिखाना है रीडिंग, क्योंकि 2 एम्पियर करंट चला, तो यहाँ से इंडिकेटर जाएगा यहाँ पे 2 पे, उसको रुकना था, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ करंट ये क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, फिर ऐसे 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 करके तब जा करके रुकता है। तुमने अगर मीटर पे ध्यान दे के देखा होगा तो कई बार ऐसे इंडिकेटर जाता है, यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट करता है, तब रुकता है। अब कोई ऐसे जाए और ऐसे ऐसे करते रहे पहले 2 मिनट तक, उसके बाद रुके, तो तुम तो देखोगे भाई नहीं अभी रीडिंग मतलब, अभी रुको भाई, अभी रुको, अभी ये रुकेगा तब रीडिंग लेना कि 2 है कि 2.1 है। तो ऐसा जो अगर दिखाए इंडिकेटर तो ये अच्छा नहीं है। तो इसको हम लोग जहाँ रीडिंग देना वहाँ जाके तुरंत रुक जाए, तो उसके लिए हम लोग इसका डैम्पिंग करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में जहाँ इंडिकेटर दिखाना वहाँ जाके तुरंत डेड हो जाइए। ऐसा नहीं कि वहाँ ऐसे ऐसे दिखाता रहे, डांस पहले दिखाए तब रुकेगा, नहीं, जाए और डेड हो जाए वहीं पे, जहाँ पे रीडिंग दिखाना वहीं डेड हो जाए। तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करते हैं, इस पॉइंटर का डैम्पिंग करते हैं एडी करंट से। मतलब वो इंडिकेटर के साथ मेटेलिक प्लेट समझो लगा दिया तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा और जो ऐसे वाइब्रेशन जो होना है वो 10 ऑसिलेशन के बदले में 2 ही ऑसिलेशन में डैम्प्ड हो जाए और वहीं रुक जाए। कैसे, एडी करंट अगर मेटेलिक प्लेट साथ में अटैच कर देंगे तो वो एडी करंट में लॉस करा लेगा और तुरंत एनर्जी लॉस हो जाएगा और वहीं रुक जाएगा। भाई जब तक एनर्जी पेंडुलम का ऑसिलेटिंग सिस्टम का नहीं लॉस होगा तब तक ये रुकेगा थोड़े ही। एसएचएम में पढ़ा होगा, एनर्जी होता है हाफ m⍵² a², ये होता है ऑसिलेटिंग सिस्टम का एनर्जी। तो ए एम्पलीट्यूड 0 होगा तभी तो रुकेगा और ये एनर्जी डिसिपेट होगा तभी होगा, क्योंकि ओमेगा तो चेंज होता नहीं, मास चेंज होता नहीं, हाफ चेंज होता नहीं है, एम्पलीट्यूड ही चेंज होना है। तो वो तभी होगा जब ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो। डिक्रीज कैसे होगा, डैम्पिंग कराओ, एयर रेसिस्टेंस में कुछ जाएगा। वाटर में ज़्यादा विस्कस होता है तो जल्दी डैम्पिंग हो जाता है, रुक जाएगा जल्दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इसीलिए नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हम लोग इसको डैम्प कर रहे हैं, इसमें काम आता है। स्पीडोमीटर में काम आता है, देखो स्पीडोमीटर यही तो करता है, स्पीडोमीटर में यही काम होता है, हमें स्पीड दिखाना है तुरंत डैम्प हो जाए। ये तो रही ना कि 60 पे जाके 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वहाँ जाके ऐसे ऐसे करे और तब तक 70 हो जाए, फिर वहाँ ऐसे ऐसे करते रहे, तो हमेशा तो इंडिकेटर इधर उधर होता रहेगा। तो डेड बिट बनाने के लिए स्पीडोमीटर, कोई भी डिवाइस में जहाँ ऑसिलेशन है उसको डैम्प करना हो, एडी करंट का यूज़ कर लो। समझ में आया यहाँ तक बात? बोलो भाई विक्रम, क्लियर है यहाँ तक? तरुण, इतना लेट आने का क्या फ़ायदा है बताओ, सबको कवर करना। और आज शाम में फिर क्लास है एमसीक्यू के प्रैक्टिस का, उसमें भी मैं कुछ ईएमआई के न्यूमेरिकल और चैप्टर 4 और 5 के जो डाउट्स आपने भेजे हैं वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो शाम का क्लास 5 बजे है। अभी वाला जिसका क्लास छूटा हुआ अपना कवर करेगा, क्योंकि इसका मैं कंटिन्यूटी कराऊंगा मंडे के क्लास में, और आज शाम में आप 5 बजे फिर से ज्वाइन कर लेना एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्लास। ये तो भैया मंडे वाला जो छूट गया था पावर फॉल्ट का, उसका क्लास था। अब मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ भाई। क्लियर है कि एडी करंट में कोई डाउट है भाई? ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस इतना ही याद रखने हैं। एडी करंट इज नॉर्मल इंड्यूस करंट बट थ्रू मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक कंडक्टर इसमें। और इसको रिड्यूस करने के लिए स्लॉटिंग एंड लैमिनेटिंग 2 मेथड है। इसका यूज़ हम लोग डैम्पिंग कराने में करते हैं। ज़्यादा लॉस कराना हो तो एडी करंट लॉस होता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट बने। कम करना हो तो स्लॉटिंग या लैमिनेटिंग करते हैं।